चुनाव है और उससे पहले बिहार की सियासत 360 डिग्री घूम रही है। सभी दल अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं और जनता को अपनी ओर लाने के लिए मंच से नूरा कुश्ती कर रहे हैं। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बिहार चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है। कल शाहबाद के आरा में चिराग पासवान की नव संकल्प महासभा ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा की और आज उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने ट्वीट किया, नव संकल्प से नव नेतृत्व। इस ट्वीट के बाद से नई अटकलों को और हवा मिल गई है। क्या यह बिहार के लिए एक नए युग की शुरुआत है या महज एक रणनीतिक सियासी कदम है? समर्थकों का तर्क है कि चिराग का करिश्माई व्यक्तित्व, एनडीए में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और दलित युवा वोटरों के बीच पकड़ उन्हें मजबूत उम्मीदवार मानती है। तो दूसरी ओर विरोधी इस दावे को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि चिराग की ये रणनीति केवल अपनी पार्टी की सीटों को बढ़ाने और एनडीए में सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत करने की है। एनडीए पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 2025 में नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश ही गठबंधन का चेहरा होंगे। ऐसे में चिराग की दावेदारी क्या गठबंधन में दरार डाल सकती है? हालांकि विपक्षी दल जैसे आरजेडी और कांग्रेस इसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा मानते हैं, जिसका उद्देश्य नीतीश की स्थिति को कमजोर करना हो सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चिराग का लक्ष्य 2030 है, जब नीतीश का राजनीतिक अवसान संभावित है। क्या यह रैली या ट्वीट केवल भविष्य की जमीन तैयार करने का प्रयास है या फिर एलजेपी रामविलास का मकसद एनडीए में सौदेबाजी की स्थिति मजबूत करना है? क्या चिराग अगला मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? आज बहस इन्हीं सवालों पर डिबेट की शुरुआत करें, उससे पहले एक रिपोर्ट। लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। आरा योद्धाओं की भूमि, महान वीर कुंवर सिंह की धरती और शाहबाद का शहर। रविवार को चिराग पासवान ने यहीं पर नव संकल्प सभा की और हुंकार भरा, बिहार से नहीं बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। इसके पहले चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की। केंद्रीय मंत्री रहते बिहार से चुनाव लड़ने की बात कही, शाहबाद से चुनाव लड़ने की बात कही और अब नव संकल्प से नव नेतृत्व की बात। आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान की सभा के बाद उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने यह पोस्ट किया है। शाहबाद से उठी हुंकार है स्वीकार, है स्वीकार, नव संकल्प से नव नेतृत्व, जिस पर बिहार की सियासत सुलग गई है। अब तो वही बताएंगे भाई कि उसका भावार्थ क्या है। हम लोग तो राजनीति का भावार्थ ही जानते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया वही पंच लाइन है। चिराग की हुंकार को एनडीए के नेता गठबंधन की मजबूती करार दे रहे हैं। चिराग पासवान जी ने कल जो है अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया है, तो विपक्ष एनडीए में दरार का दावा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अपने प्रयोगशाला से 2020 की तरह चिराग पासवान का इस्तेमाल करना चाहती है। सवाल तो उठता है क्योंकि एनडीए में सरफुटअव्वल होना लाजमी है और तय है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। सवाल है कि क्या ये ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की प्रेशर पॉलिटिक्स है या चिराग पासवान भविष्य में नीतीश का विकल्प बनना चाहते हैं? पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, नव संकल्प से नव नेतृत्व से एलजेपी रामविलास का मतलब क्या है? उनका एक ट्वीट जो आज आया है, नव संकल्प से नव नेतृत्व। इस ट्वीट से एलजेपी रामविलास का क्या मतलब है? क्या चिराग सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं चिराग, या फिर यह महज एलजेपी रामविलास का एक सियासी कदम है? क्या एनडीए पर दबाव बना रही है एलजेपी रामविलास?
और एनडीए में एलजेपी रामविलास की सीटों को बढ़ाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है क्या? ये तमाम वो सवाल हैं जो आज हम अपने प्रवक्ताओं से पूछेंगे, जो हमारे गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार और एलजेपी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी जुड़ रहे हैं। और डिबेट को बैलेंस करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल एलजेपी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आपसे। कल शाहबाद में चिराग पासवान की रैली हुई और आज उनके बहनोई और एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने ट्वीट किया है कि नव संकल्प से नव नेतृत्व। शाहबाद से उठी हुंकार, है स्वीकार, है स्वीकार। थोड़ा सा जरा इसका मतलब समझाइए। क्या अब एनडीए को ब्लैकमेल करने के लिए आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो लिखा है ये उनकी सोच है, लेकिन इसकी व्याख्या मैं जरूर पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कर सकता हूं कि कल जिस तरह से नव संकल्प सभा सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, एक सप्ताह पहले मात्र प्रधानमंत्री जी का उसी शाहबाद के कार्यक्रम के बाद जिस उत्साह और उमंग से कल वहां पे लोग जुटे थे, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, उनके करिश्माई व्यक्तित्व को लेकर के जिस तरह से उत्साह था, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब 2020 का चुनाव में एनडीए के सबसे कमजोर गढ़ के रूप में वो रहा, मात्र 2 सीटें एनडीए जीती थी। जब 2024 में उपचुनाव हुआ, तब देखिए कि 2 सीट तरारी और रामगढ़ में, जहां पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सभा में जाते हैं और वो दोनों 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत करके आते हैं। तो शाहबाद के लोगों ने जिस तरह से हमारे नेता के नेतृत्व को स्वीकार किया है, उस तरह का परिणाम दिया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही कहना चाह रहे हैं कि इसमें नव नेतृत्व, मतलब जब हम अलग रहे एनडीए से किसी कारण से, तब के परिणाम, और जब हमारे नेता एनडीए में रहते हैं और तब वहां पर जाते हैं तब के परिणाम। तो इसको तो सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। इसमें प्रेशर कहां से आता है? अगर गठबंधन मजबूत अगर हो रहा हो, नेतृत्व हमारे नेता की स्वीकार हो रही हो, तो इसको प्रेशर पॉलिटिक्स कैसे कर सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं थोड़ा सा, आपका इतिहास मैं बता देता हूं। 2010 में आपकी पार्टी आरजेडी के साथ लड़ी थी, 2015 में आप बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़े, 2020 में आप एकला चलो की रणनीति पर अकेले लड़े, तो 2025 में अगर आपको आपकी मनपसंद सीटें ना मिली या मनपसंद आंकड़ा ना मिला सीटों को लेकर, तो आप ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हो शायद कि एकला चलो हम 2020 में कर चुके हैं और बीजेपी और आरजेडी दोनों से हमारे अतीत में गठबंधन रहे हैं, तो फिर एक बार और अतीत की राजनीति कर ली जाए। देखिए, हमारी पार्टी 24/7 365 दिन चलने वाली पार्टी है, कोई चुनावी पार्टी नहीं है। 243 सीटों पर हमारा पूरा यूनिट, कार्यकर्ता, उत्साही सभी लोग तैयार हैं। और आप देखिए कि जब हम अकेले भी लड़े थे तो 6.5% वोट मिला था ना, और वो कब मिला था? जब हमने मात्र 133 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बाकी की सीटें तो अभी बाकी है। तो 10% वोट है जो आज एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है। एनडीए में हम है ना भाई, कोई अलग तो नहीं है। तो अगर इस नेतृत्व को और धार देने के लिए, अगर हमारे नेतृत्व पर बिहार के युवाओं का भरोसा बढ़ा है, तो क्या इस भरोसे का फायदा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त नहीं होगा? क्या उनके प्रभाव से हम फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नहीं बना सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि यह करिश्माई व्यक्तित्व हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में है, उनकी स्वीकारता बिहार के युवाओं में है, महिलाओं में है, यहाँ के व्यापारियों में है। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, इसीलिए एनडीए आपको साथ में लेकर है। लेकिन सवाल इस ट्वीट पर उठ रहा है कि नव संकल्प से नव नेतृत्व, ये नव, जब नेतृत्व एनडीए का एक बार तय हो गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं
कि चुनाव जीतने के बाद भी जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे, तो फिर इस तरह का ट्वीट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पड़ रही है। देखिए आप, हमारे नेता बहुजनों के अभी जो पूरे देश में वैक्यूम है, आप दलित लीडर के रूप में किसी एक नेता का नाम आप नहीं बता सकते हैं जो आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी के जगह को ले सके। मैं सिर्फ बिहार की नहीं बात कर रहा हूं। तो अगर कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका वैक्यूम है, इसको पूरा करने के कवायद अगर उन दलित, उन बहुजनों को दिख रहा है कि इसमें हमारे नेता में नेतृत्व करने की क्षमता है, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा एनडीए को भी मिलना है। इसको सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देखना, मुझे लगता है कि हमारे नेता को कहीं ना कहीं कमतर आंकने का प्रयास है। हाँ, मैं वर्कर जरूर चाहूंगा कि हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री हो, और बिहार के मुख्यमंत्री क्या, मैं तो चाहता हूं कि अगर देश 2047 में विकसित भारत बनेगा तो देश का प्रधानमंत्री भी एक दलित परिवार का बेटा बने। यह सोच को लेकर के हमारी पार्टी आगे चलती है। ठीक है, हम गठबंधन में हैं, गठबंधन में 2025 में चुनाव लड़ेंगे, 225 सीटें भी लाएंगे, लेकिन मेरा जो कोर एजेंडा है हम उसको तो नहीं छोड़ सकते। देश के दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज हमारे नेता बने रहे, उस चीज को आगे बढ़ाने का नैतिक जिम्मेवारी हमारी बनती है, और सार्वजनिक जिम्मेवारी भी हमारे नेता पर है। हमारी पार्टी की भी ये नीति है, और इससे कहीं ना कहीं गठबंधन मजबूत ही होगा। और 243 कहने का मतलब सिर्फ मुझे जीतना या मेरे नेता को मुख्यमंत्री बनाने से क्यों जोड़ते हैं? 243 सीटें तो गठबंधन लड़ेंगी, तो सिर्फ मैं जीतूं क्या? मैं तो अपने सहयोगियों को भी जिताना चाहता हूं ना। सरकार 225 ला करके बनाना चाहता हूं ना। बिहार को फर्स्ट बनाना चाहता हूं ना। बिहारियों को फर्स्ट बनाना चाहता हूं ना। तो इसको चश्मे बदल कर देखने की कृपा कीजिए। ठीक है चितरंजन जी, आपके चश्मे में शायद थोड़ी सी खामी बता रहे हैं मुन्ना जी। वो ये कह रहे हैं आपका चश्मा पुराना वाला है, नया चश्मा आपने नहीं पहना है। अगर वो 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं तो वो पूरे गठबंधन की लड़ने की बात कर रहे हैं, और अगर वो भविष्य में 2025 में नहीं, भविष्य में अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? संतोष जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस गठबंधन की आप चर्चा कर रहे हैं वह गठबंधन जो है केवल सत्ता के लिए गठबंधन, न उसमें कोई नीति है, न सिद्धांत है, न कोई कार्यक्रम। केवल सत्ता के लोभ में जो भी दल उसमें है, सत्ता के लोभ में है, चाहे वह जनता दल ही हो, भाजपा हो, रालोजपा हो या चिराग जी का पार्टी हो, तो कोई नीति सिद्धांत नहीं है। जिस कार्यक्रम की बार बार चर्चा करते हैं जनता दल के साथ ही, 7 निश्चय, वह 7 निश्चय भाजपा और एनडीए का एजेंडा नहीं। वह जो है जब महागठबंधन की सरकार बनी 2015 में, तो एक मिनिमम कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय तय किया गया था। वह कार्यक्रम जो है सो महागठबंधन का कार्यक्रम था, जिसमें नीतीश जी भी शामिल थे 2015 में। तो मैंने कहा कि कोई कार्यक्रम नहीं इन लोग का है, न कोई नीति है, न कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं। एकमात्र उद्देश्य है सत्ता के लिए। तो जब जहाँ सत्ता का गठबंधन होगा वहां पर स्वाभाविक रूप है कि जो है सो आपस में यह कटुता रहेगी ही। और एक चीज, बहुत बड़ा चीज इसमें है, देखिए इस सब सारी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। 2020 में जिस ढंग से नीतीश जी को उसने साफ किया, फिर नीतीश जी को साफ करने का उसका एजेंडा पर वह चल रहा है, मिशन पर चल रहा है। और भाजपा का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जो जो दल भाजपा के साथ रहा उस सब का सफाया हो गया। अब उसके साथ जो है सो यही बिहार में नीतीश जी बचे हुए हैं, चिराग जी हैं। अब इसी में जो है सो दोनों के सफाया का उपाय लगा दिया। इतना तो निश्चित है, आप नोट कर लीजिए एक कि नीतीश जी जो है सो अगर गठबंधन में रहते हैं एनडीए में, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। लेकिन इतना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि अब भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, और इसीलिए सारा कवायद इसीलिए चल रहा है। फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। चिराग पासवान भी नहीं होंगे जी? चिराग पासवान भी नहीं होंगे? नहीं, चिराग पासवान को भी समाप्त करेगा ना। वो दूसरा नीतीश कुमार थोड़े पैदा करना चाहेगा भाजपा। भाजपा का सीधा एम है कि अब जो है सो हिंदुस्तान पर राज करना है। तो यह आयरन गेट जो बिहार है, जहां पर लालू जी ऐसे करिश्माई लीडर हैं और जहां पर तेजस्वी यादव जैसे नौजवानों के चेता लीडर इमर्ज किए हैं नौजवानों के बीच में, जिनको बिहार की जनता भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही, तो भाजपा समझ रही है कि आयरन गेट है।
इस आयरन गेट को अगर तोड़ दो उसके बाद तो फिर जो है सो बंगाल फतह करते हुए हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। अब वह जो है सो ज्यादा वेट करने की स्थिति में नहीं है, वह तो उसी राजनीति के घन चक्कर में सब लोग फंसे हुए हैं। और चूंकि सत्ता का लोभ है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब जैसे कि बिहार फर्स्ट कहते हैं चिराग जी, और बहुजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आरक्षण का कोटा जो 65% बढ़ाया गया और वह जो है सो 50% पर आ गया। समय नीरज जी का था, वैसे मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद नीरज जी के पास जाऊंगा। जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिएगा। हाँ बस गगन जी, तो अगर बहुजन के प्रति थोड़ी भी इनके मन में थोड़ा सा भी अगर रहता दर्द, यहाँ साहब बहुजन के हित की बात है, तो आज यह 65% जो आरक्षण बढ़ाया गया था, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करवा सकते थे। अभी भी कोई विलंब नहीं हुआ है। अभी भी विधानसभा में स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाकर उसमें यह प्रस्ताव लेकर, नया प्रस्ताव लेकर भेज कर उसको जो है 9वीं अनुसूची में शामिल करवाया जा सकता है। तो केवल कहने के लिए तो इन लोग के बात जो है, इन लोग का बात का कोई भरोसा भी है क्या? कब ठीक है धीरेन्द्र जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद नीरज जी आपके पास आ रहा हूं। भाजपा के बारे में क्या कहते थे, भाजपा नीतीश जी के बारे में क्या कहती थी, कौन किसके पीठ में छुरा भोंका रहे, वही आदरणीय रामविलास जी जो हम सबों के नेता रहे, रामविलास जी की तस्वीर को, उनको मूर्ति के उनके आवाज से तोड़कर बाहर सड़क पर फेंक दिया गया, सबने देखा है। और चिराग जी चले गए उसके साथ में। यही नीतीश जी कहे थे मर जाऊंगा, मिल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, चले गए। भाजपा के अमित शाह कह रहे थे कि दरवाजा बंद है। ठीक है, ठीक है चित्ररंजन जी, एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद नीरज जी आ रहा हूं आपके पास। नेता है, सत्ता के लिए गठबंधन है और भाजपा इन सब लोगों को स्वाहा करने की रणनीति पर काम कर रही है, चाहे वह चिराग जी हो या नीतीश जी हो। इतना निश्चित रूप से है कि भाजपा का मिशन है इस बार 2025 में भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाना है। जी देखिए, ये जिस तरह का बात बोल रहे हैं कि 65% आरक्षण के दायरा को बढ़ाना, ये मुझे पता है और बिहार के लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे नेता के नेतृत्व में और पूरे एनडीए के नेतृत्व में जातीय गणना हो रही है। उसका जो गणना होगा तो सही रूप में हम भी चाहते हैं कि दायरा बढ़े, और आपको भी पता है कि भारत की सरकार और एनडीए की सरकार आगे करने वाली है। गणना जो हो रही है, और उसके बाद जातीय गणना जो हो रही है, ये तो भ्रमित करने वाली है ना। नहीं, जातीय गणना जो हो रही है, जाति की गणना होगी, लेकिन दलित वर्ग कितना है। चित्ररंजन जी अपने समय पर बोलिएगा ना, आपने कुछ पॉइंट्स रखे वो जल्दी से जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मेरे पास और भी प्रवक्ता हैं। गगन जी, आप गंभीर आदमी, सुनिए। जब आपको लगा कि देश के प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार, बिहार की सरकार जातीय गणना पूरे देश में करा करके, और अगर जब हम उच्च वर्ग के लोगों को आरक्षण दे सकते हैं, तो जो आरक्षण के हकदार शुरू से रहे, जिनको संविधान ने अधिकार दिया है, उनके दायरा को क्या हम छोड़ देंगे? लेकिन उसका सही प्रक्रिया होगा। ये वो दौर नहीं है कि न जो राबड़ी जी कहे और लालू जी कहे वही सही है। ये बिल्कुल ऐसा होगा सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के। सर बाकी भी मेहमान है मेरे पास, 11 मिनट, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। अगर ये दलित का प्रेम करना चाहते हैं तो ये बोले कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर सत्ता मिलेगी, कांग्रेस को अगर सत्ता मिलेगी तो किसी दलित को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बोलते आके मैं मान लूंगा कि इनको प्रेम है। जल्दी से संतोष जी, धीरेन्द्र जी वो कर रहे थे जनगणना की बात, वो तो फेक है। या दलित का ये क्या बात हुई सर? अभी जनगणना हुई नहीं, बच्चा हुआ नहीं, आप कह रहे हैं उसके दांत खराब निकलेंगे। ठीक है, लेकिन दलित का बीजेपी प्रवक्ता नव संकल्प से नव नेतृत्व, पिछड़ों का क्या परसेंटेज? ये बोल चिराग पासवान के जरूर हैं, लेकिन स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है। नीरज जी, ये आरोप लग रहे हैं आप पर। चित्ररंजन जी को पहले शांत तो करा दीजिए। चित्ररंजन जी अपने समय पर बोलेगा ना, पूरी डिबेट खराब हो जाएगी। जी अरे चित्ररंजन जी क्या कर रहे हैं आप? शांत रहिए ना जी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले क्यों डायरेक्ट क्यों हमला कर रहे हैं? जी सबसे पहले अभी तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, और चित्ररंजन जी जैसे बुजुर्ग प्रवक्ता से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जब आपने पूछा उनसे कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो ये कहते हैं भाजपा का होगा। मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया पहले ही कि महागठबंधन इस चुनाव में हारने ही वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है। चलिए, आपको इतनी सद्बुद्धि आई, इतना समझ में आया, इसके लिए आपको साधुवाद हो कि इतना आपको पहले समझ में आ गया। देखिए साहब, ऐसा है कि ये लोग ख्याली अरे मैं रील बना के चला दूंगा आपका आज की डिबेट का। आप आज तमाशा बनने वाले हैं साहब, धैर्य रखिए। देखिए क्या है ना कि हम लोग का बूथ स्तर तक समन्वय का कार्यक्रम चल रहा है।
बूथ स्तर तक समझ आप, चित्ररंजन जी, अरे आपने कहा कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, आपने स्पष्ट बोला है। साथ अभी और जुड़े हुए शांत रहिए जरा, आज वीआईपी का भी पक्ष जरा शांत रहिए। आपने स्पष्ट कहा, डॉक्टर संजय जी का क्या विश्लेषण है वो भी जानेंगे हम। पूछा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आपने कहा भाजपा का बनेगा। नीरज जी, इतना बेवकूफ लोगों को नहीं समझिए। सुन लीजिए चित्ररंजन जी, चित्ररंजन जी की आवाज हमारे पांचों दल का बातों को एडिट करके और क्या चित्ररंजन जी कर रहे हैं, मजबूरन मुझे हमारे पांचों दल का पड़ेगी, फिर आपको लगेगा कि आपकी कार्यक्रम चल रहा है। सभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे हर जिला में, हर विधानसभा में सामूहिक कार्यक्रम चला रहे हैं। कहां से ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से चिराग पासवान जी शाहबाद से लड़ेंगे, यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे एनडीए को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। चिराग पासवान ये कंफर्म हो गया कि शाहबाद से लड़ेंगे और लोगों में उनके ये एनडीए में कंफर्म हो गया कि शाहबाद से लड़ेंगे। मीडिया खबर से सुनने में आ रहा है, उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं से भी हारे में लड़ते हैं जी एनडीए को मजबूती मिलेगी। स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से चिराग पासवान जी स्वयं बहुत बार 3-3, 4-4 बार मीडिया के सामने आके बता चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, एनडीए में कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई पेच नहीं है। ठीक है देव ज्योति जी, सभी दल एक साथ जब एनडीए कह रहा है कि कोई पेच फंसा हुआ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर विपक्ष उस चश्मे से क्यों देख रहा है कि रार पड़ेगी, गठबंधन टूट जाएगा, इसका बेनिफिट महागठबंधन को होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट वेट में फिर बोलते हैं भारत जलाओ पार्टी और बड़का झूठा पार्टी, ये अपने गठबंधन दल के साथ मजा मारती है और एक्सपेरिमेंट करते रहती है। आज अरे हाँ, हम बोल रहे हैं कि एलजेपी से कोई कुछ नहीं, एलजेपी के मुख्य वक्ता बैठे वो कह रहे हैं कहीं कोई लोगों में पेच नहीं है, पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है। एक्सपेरिमेंट करती है, एक्सपेरिमेंट करती है और आपको हम ये बता देना चाह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को किसी भी तरह से 2025 में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। अभी नजदीक आने दीजिए, 10 दिन और ज्यादा नहीं, 30-40 दिन बीतने दीजिए। 28-29 अगस्त तक सुनने में आ रहा है कि चुनाव का जो है बिगुल जो है उसका मतलब इलेक्शन कमीशन जो है बिगुल फूकने वाला है। नजदीक आने दीजिए, बीजेपी अपना चेहरा लाएगी मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन चिराग पासवान जी को बीच में खड़ा किया जा रहा है कि चिराग पासवान जी को अभी कान में फूंका जा रहा है कि आप ही को मुख्यमंत्री बना देंगे, आप ही को ही कर देंगे, आप हमारे साथ जो है गठबंधन में इतना मजबूती से रहिए, क्योंकि बीजेपी के पास वोट टूट नहीं है सर, ये सबको पता है। जो 20-22% वोट के बाद जो है बीजेपी को जो है हालत क्या है किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज के दिन में बीजेपी का क्या स्थिति है बिहार में, सर्वे भी बीजेपी करा रही है। बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में पूछिएगा तो बीजेपी के लोग बोलेंगे भी जो है हमारी स्थिति खराब है, क्योंकि आपने सर्वे कराया है बीजेपी का गठबंधन, कोई गठबंधन इनके साथ जो है आज के दिन में सुरक्षित नहीं है। ये कब किसको चबावेंगे, कब किसको खाएंगे, कब किसको उठाएंगे। तो आज तो बीजेपी को तो ये कहना चाहिए कि जिस तरह से चिराग पासवान जी के पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह से दिवंगत रामविलास पासवान जी देश का दूसरा अम्बेडकर हम लोग कहते हैं, उसकी मूर्ति को जो है तोड़ा गया। मतलब वीडियो फुटेज है कि पुलिस ने जो है वहां पे कुचला, उनके तस्वीर के ऊपर से दिल्ली पुलिस कुचल के गई। उसके बाद भी चिराग पासवान जी आज के दिन में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रहे हैं, अब बीजेपी उनको खिला रही है। और वो भी दिन दूर नहीं है कि बीजेपी जो है उनको देखिएगा किस तरह से धिक्कारेगी। जिस तरह से वीआईपी को सटा के तोड़ा, वीआईपी को खत्म किया, बीजेपी चिराग पासवान जी को भी खत्म किया, उनके पार्टी को खत्म किया, उनके चाचा को लाया आगे। आप देखते जाइए अब आगे क्या होता है। चिराग पासवान जी डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, पहले तो ये समझाइएगा कि जो एक पोस्ट की गई है एलजेपी रामविलास की तरफ से, नव संकल्प से नव नेतृत्व, ये किस ओर इशारा कर रहा है? दूसरा ये कि क्या बीजेपी चिराग पासवान के कंधे का इस्तेमाल कर रही है जैसा विपक्ष कह रहा है, और निशाना उनका यह है कि जेडीयू किसी तरह से समाप्त हो जाए, इसको भी समझाइएगा जरा। देखिए,
बीजेपी क्या कहती है, किसके कंधे का इस्तेमाल करती है, वो तो बीजेपी के लोग बताएंगे बेहतर तरीके से। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सीधे एंट्री चाहते हैं, और सीधे एंट्री के लिए जो तेवर उन्होंने कल दिखाया जो शाहाबाद की जमीन पर, वो तेवर से लगता है कि या तो वो किंग बनना चाहते हैं या किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। रह गई बात कि बिहार की जनता उनको किस रूप में चाहती है, उन्होंने कहा ना कि भाई मैं नहीं चाहता हूं, बिहार की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। बिल्कुल सारी पार्टियों के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन दो बातें उन्होंने बड़ी प्रमुखता से कही, और वो दो बातें में एक बात जो कही कि मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जब बीपी सिंह की सरकार थी उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाई। मतलब कि दलित समाज के सबसे बड़े शुभचिंतक हमारी पार्टी और हमारे पिताजी थे, जिस बात का मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की। दूसरी बात, उन्होंने अति पिछड़े को साधने की भी बात कही कि कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को कैसे आरजेडी और कांग्रेस ने सत्ता से किनारे किया। तो वो एक अपना स्पेस बिहार में वो चाहते हैं कि दलित के नेता के रूप में, अभी कह रहे थे ना धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी कि राष्ट्रीय फलक पर जो एक स्पेस खाली है, जो एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भरना चाहते हैं चिराग पासवान एक बड़े दलित नेता के रूप में। वो न केवल राष्ट्रीय फलक पर बल्कि बिहार में वो सीधे एंट्री चाहते हैं, और वो एंट्री में वो दलितों को भी मैसेज कर रहे हैं जो 19-20% दलित हैं बिहार में, अति पिछड़ा को भी मैसेज कर रहे हैं जो 36% है, और एक तरह से अपने अलायंस के पार्टनर को भी बता रहे हैं। ठीक है, चिराग पासवान ने कल जो कुछ भी कहा अगर उसको डिकोड कर लीजिएगा तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि चिराग पासवान की जो ताकत है वो ताकत बिहार की जनता, और जो उन्होंने फोकस किया दलित और अति पिछड़ा के ऊपर, वो इनके ताकत है। और इनकी ताकत को आप अगर सीट शेयरिंग में अंडर एस्टिमेट करके चलेंगे तो फिर ठीक है। उन्होंने तो छायावाद में बोला ही ना कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे चुनाव। अब 243 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, बाद में उसका उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया नहीं, वो तो एनडीए लड़ेगी, हम उनके साथ खड़े हैं। भाई मंच से क्यों नहीं कहे कि 243 सीट पर हर सीट हमारी होगी, हर सीट एनडीए की होगी और उस सीट में हमारी ताकत होगी। तो चिराग पासवान अभी किंग मेकर की भूमिका में दिखने जा रहे हैं। अब ये 2005 एक ऐसा कालखंड रहा जिसमें बिहार में 2 बार चुनाव हुआ, और उस 2 चुनाव में रामविलास पासवान जी की पार्टी के जो 29 विधायक थे उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि कोई अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति अगर राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो ठीक है, लालू प्रसाद जी की आरजेडी की भी सरकार बनती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बार भी चिराग पासवान कुछ इन्हीं तरह की शर्तों के साथ सीधे सीधे बिहार की राजनीति में एंट्री चाहते हैं कि अगर दलित हमारे साथ खड़े हैं, युवा चेहरा हम हैं, अति पिछड़ों का साथ हमें मिलेगा, अगड़ों का साथ हमें मिलेगा, तो एक बिहार में एक स्वीकारिता हमारी है, हमें भी आप कट साइज करके नहीं देखिए। अब इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ऐसा चाह रही है कि चिराग पासवान के कंधे का इस्तेमाल करें। बीजेपी जब खुद अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, वो किसी के कंधे का इस्तेमाल क्यों करेगी? लेकिन हाँ, चिराग पासवान अपने को एक इस रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि युवा एक्सेप्टेड दलित लीडर के तौर पर हमें आप स्वीकार कीजिए, अपने अलायंस पार्टनर को वो मैसेज कर रहे हैं। अब उनके अलायंस पार्टनर कितना उनको भाव देते हैं, सीट शेयरिंग में कितना भाव देते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर भी करेगा। ठीक है संजय जी, अब धीरेन्द्र जी, बड़ा सीधा सा सवाल है कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति में कूदेंगे? बड़ा गंभीरता से सुन रहे थे, जितना हो सका इन्होंने डिकोड करने का प्रयास किया, ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ दलित की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा असहमत होता हूं, क्योंकि आज जिसको आप कहते हैं पिछड़ा या दलित और अगड़े वर्ग में भी उनकी स्वीकार्यता उतनी ही है जितने दलितों में है, और पिछड़े भी अपना कहीं ना कहीं आस्था उनमें रख रहे हैं। तो एक कहिए कि नेक्स्ट जनरेशन के लीडर के रूप में हमारे नेता की स्वीकार्यता पूरे बिहार में है। इस बात को ऑन कैमरा आप माने न माने
वो आपकी मर्जी है, लेकिन लोग इस बात को मानते हैं और हमको फक्र है, हमको गर्व है हमारी पार्टी के नीतियों पर और हमारे नेता पर। और दूसरा सवाल ये है कि चुनाव के वक्त में ये 243 सीटों का बात अगर अकेले की बात होती तो हमारी पार्टी को कोई, ये पहली बार थोड़ी है कि हम किसी को धमकी दे सकते हैं। हमने तो लड़ करके भी दिखलाया है, अलग भी रह करके अपनी क्षमता प्रदर्शित की है और साथ रहने के बाद परिणाम भी दिया है कि 100% स्ट्राइक रेट उपचुनाव में भी रहा है। अब आप ये, मैं बता रहा हूं कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरा का लड़ाई है नहीं, और अगर मुख्यमंत्री के रूप में अगर कार्यकर्ता चाहते हैं, बिहार के लोग देखना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हम गठबंधन से बाहर थोड़े ही हैं, लेकिन अगर हमारे नेता की स्वीकार्यता सीएम मटेरियल लोग समझते हैं, हम भी समझते हैं, हम तो व्यक्तिगत रूप से चाहते भी है कि बने, लेकिन गठबंधन की मर्यादा है। हमारे नेता ने खुद कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। हम लोग अनुशासित सिपाही की तरह एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, अपने नेता के नीतियों को आगे बढ़ाना, कहीं से गठबंधन में दरार नहीं न कहा जा सकता है इसको। मेरे सवाल को आप गोल कर गए। मेरा सवाल यह था कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ेंगे या केंद्रीय मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ेंगे? ये अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मैं नहीं रहता हूं। यह आगे का विषय, भविष्य की बात मैं वर्तमान में कैसे कर दूं, लेकिन भविष्य मुझे उज्जवल दिख रहा है एनडीए का, और मेरे नेता का भविष्य भी उज्जवल दिख रहा है, एनडीए के सभी नेताओं का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। ठीक है, तो इसको संजय जी मुस्कुरा रहे थे कुछ। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जब धीरेन्द्र जी कुछ कह रहे थे? नहीं, वो तो जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जो सीधा सवाल किया कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी होंगे और बिहार के जमीन पर भी वो अपनी ताकत आजमाएंगे, दोनों एक साथ कैसे होगा? एक जगह तो तय करना होगा। और दूसरी बात, हर पार्टी चाहती है कि हमारे नेता का भविष्य उज्जवल हो, तो उज्जवल भविष्य की कामना कौन नहीं करेगा, लेकिन उस उज्जवल भविष्य में जो एक स्पेस तलाश रहे हैं भाई, जब एनडीए ने तय कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए ने तय कर दिया कि अगले चेहरे के तौर पर भी वही होंगे, फिर क्या इनकी पार्टी इस बात से सहमत है कि जिस तरह से जेडीयू कह रही है 25 से 30 और फिर से नीतीश, क्या इनकी सहमति भी उनके साथ है? इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि ये सवाल का जवाब वो बेहतर दे पाएंगे। ठीक है धीरेन्द्र जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद चितरंजन जी आपके पास आ रहा हूं। 2025 के नेतृत्व नीतीश कुमार जी करेंगे चुनाव का। संजय जी, इसमें बिहार के लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और नेतृत्व वही कर रहे हैं। मतलब आप 2030 की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में कल क्या होगा ये किसने देखा? ठीक है चितरंजन जी, 2030 की तैयारी करना क्या गलत है? नहीं, 2030 की बात नहीं है संतोष जी। धीरेन्द्र जी ने अभी कहा ना कि राजनीति में कब क्या होगा कहना मुश्किल है, और इन लोगों का तो जो तो यह रहा है, एनडीए में जो भी घटक हैं इन सब लोगों का आप देख लीजिए, पहले कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो वह तो जो है सो स्पष्ट है। और जो संजय जी जो कह रहे हैं कि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, भाजपा के बातों का कोई भरोसा है क्या? महाराष्ट्र में तो कहा था कि हाँ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। भरोसा करें, भाजपा का आप भरोसा नहीं करते, नीतीश का आप भरोसा नहीं करते, चिराग पासवान का आप भरोसा नहीं कर रहे, मैंने कहा ना एनडीए में कोई भरोसेमंद तो होगा। नहीं संतोष जी, मैंने कहा ना कि इनको इनका गठबंधन केवल सत्ता के लिए है, इनको जो है जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इनको जो है लोलुप्त आप लोग हैं, स्वार्थी गठबंधन आप लोगों का है। हम लोगों का लक्ष्य एक और मात्र एक लक्ष्य है। नीरज जी आ रहा हूं आपके पास, देख लीजिए नीरज जी आपके पास आ रहा हूं, इसके तुरंत बाद नीरज जी आपके पास आ रहा हूं। ऐसा नहीं है जब राजधानी में जो है सो अपराधी घटना नहीं घट रही है। चिराग जी बहुजन की बात करते हैं, मैंने कहा ना कि क्यों नहीं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके यह जो है सो आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया उसको जो है 9वीं अनुसूची में उसका जवाब दिया ना धीरेन्द्र जी ने कि जब नई जातीय जनगणना होगी उसके आधार पर पूरे देश में उस पर विचार किया जाएगा। जातीय जनगणना जो है, जातीय जनगणना जो घोषणा किया गया है भाजपा के केंद्र के सरकार द्वारा, वह तो आंख में धूल झोंकने वाली है,
जाति की गणना संतोष होगी, जी, मेरे सवाल लेकिन को आप पिछड़ों की चित्रंजन जी आबादी को दे कितना दीजिए प्रतिशत है कि यह क्या नहीं दलित बताएंगे। मुख्यमंत्री ये बनाना दलितों की चाहते आबादी हैं? कितना प्रतिशत है ये यह आप नहीं बताएंगे चित्रंजन तो जी, साफ होंगे। फिर यह जाति चित्रंजन जनगणना जी, का सवाल ये नाम क्या पूछा होगा? जा रहा है आपसे कि आप जब दलितों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो फिर महागठबंधन ये क्यों नहीं कह देता है कि हमारी तरफ से कोई दलित चेहरा होगा? फिर तेजस्वी का राग क्यों अलाप रहे हैं आप, जबकि कांग्रेस आपको उसको स्वीकार नहीं कर रही? संतोष जी, नहीं संतोष जी, इसको कहते हैं क्षेत्रोलॉजी। कोई जरूरी नहीं है कि दलित का जो माने मुख्यमंत्री हो दलितों के भला ये काम करे। लालू यादव से ज्यादा किसने दलितों का उत्थान किया? लालू हम लेकिन जिस पार्टी के नहीं धीरेन्द्र जी जिस पार्टी के हैं, आप दलितों के नरसंहार का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा लालू यादव के शासनकाल में, क्या बात करते हैं? संतोष जी जवाब देने दीजिए। नरसंहार का रिकॉर्ड रहा है नीरज जी, लालू राबड़ी के राज में। नीरज जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिएगा चित्रंजन जी। संतोष जी। जी, आदरणीय रामविलास जी जब किसी सदन में सदस्य नहीं थे तो लालू यादव ने उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया था। और उसी लालू हाथी यादव को ने जो से दलितों के लिए हराने किया का है भी काम किया था। वो एक ये मिसाल बिहार है, के दलित किसी के अच्छे कहने से जानते नहीं हैं। होगा। और आज आप भी मुख्यमंत्री बिहार का ही बनाइएगा। नहीं देश का आप भी दलित दलितों को अपना पिछड़ा समझते हैं और क्या? पिछड़ा वो अपना राजद अच्छा के नहीं साथ कर अगर सकते खड़ा क्या? है तो दलितों का इसलिए भला कि राजद लालू की यादव पहचान नहीं बनी करेंगे है क्या? पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अकलियतों अरे के क्या लिए ये नारा यह दे रहे हैं? सारा कुर्बान सारी चीज कुर्बानी करने के लिए तैयार रहा है देखिए, राष्ट्रीय ये जनता दल और चित्रंजन हमारे जी, आदरणीय ठीक है, नेता लालू यादव। ठीक है, नीरज जी, है चित्रंजन जी का तो जवाब दीजिएगा ही, अपने राजकाज साथ ही में आपको दलितों उपेंद्र का कुशवाहा भी उत्थान किया, सामाजिक पिछड़ों का, समीकरण की पिछड़ों थोड़ी का। सी याद दिला रहे हैं। जी एक तरफ चिराग पासवान है, नीरज जी से सवाल है मेरा, एक तरफ चिराग पासवान है, उन पर तो हम बहस कर ही रहे हैं, इसके अलावा आपको उपेंद्र कुशवाहा जी भी कह रहे हैं कि सामाजिक समीकरण का ध्यान रखना चाहिए, और शाहाबाद का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, उसके अलावा उन्होंने मगध का भी जिक्र किया है कि साहब ऐसा है कि जी, जी। एनडीए के जो पांचों घटक दल हैं उनका बड़ा स्पष्ट लक्ष्य है कि बिहार में सुशासन स्थापित हो, बिहार विकसित राज्य बने। इसको लेकर के सभी दल एक साथ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ताकि एनडीए जीते। बाकी बातें कोई जो राजद के लोग कर रहे हैं, चाहे हम के लोग कर रहे हैं, कोरी कल्पना है, यहाँ कोई किसी को आंख नहीं दिखाता। उपेंद्र कुशवाहा अगर ये सामाजिक समीकरण की याद दिला रहे हैं तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उनकी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। उपेंद्र जी को भी नीरज जी लगा चुके हैं। नीरज जी साहब एक चरण तो क्या उपेंद्र बात जी को करते भी लगा हैं चुके कि हैं। सामाजिक समीकरण की? ओबीसी को सब दिन हकमारी बात किया कर रहा राजद हूं। ने, उपेंद्र कांग्रेस कुशवाहा जी को जानते सिर्फ हैं ना? लालू परिवार ही बिहार में ओबीसी ऐसा है नहीं है ना। उपेंद्र कुशवाहा जी को जानते हो ना? उपेंद्र कुशवाहा जी का मैं बयान कोट कर रहा हूं। तो बिल्कुल सर, यहाँ सबका सम्मान, सबकी बातों का सम्मान रखते हुए समन्वय हो जाएगा, कहीं कोई संशय नहीं। और बूथ स्तर तक हमारा जी को भी समन्वय का चरण कार्यक्रम लगा हुए लगातार हैं ना। चल रहा है, प्रदेश से बूथ उपेंद्र जी स्तर ही तक, कहें, हम नहीं प्रदेश से कहें। कह तो रहा हूं कि उपेंद्र जी ही बूथ कहें स्तर तक, प्रदेश से बूथ स्तर तक हमारा समन्वय का कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आप लाट टपकाते रहिए, जनता के लिए कभी स्वीकार नहीं होंगे 2025 में। जनता आपके आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड को, ठीक है, वीआईपी प्रवक्ता देवज्योति जी को स्क्रीन जनता पर भली भांति जान चुकी है। वीआईपी प्रवक्ता अब जनता देवज्योति जी इस को पर स्क्रीन नहीं पर फंसने लाएं, वाली उनसे आपके सवाल जाल करेगा। में। आप कितना भी करें, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जनता आपके जाल में इस बार नहीं फंसने वाली। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान जी हो, सबका हम लोग सम्मान करते हुए बहुत शानदार तरीके से जीत करेंगे और सभी परस्पर सम्मान करते हुए एक दूसरे का यहाँ। देवज्योति जी, परस्पर सम्मान मेरा सवाल करते। आपसे है कि यहाँ बीजेपी लालू को देशी लेकर जो वाला आरोप कल्चर लगाए नहीं जा है। रहे हैं, चूंकि आप उनके साथ गठबंधन में रहे हैं, क्या बीजेपी अपने जो सहयोगी दल खराब हैं, एक्सपीरियंस रहा जी, हाँ जी, जो सहयोगी दल हैं, उनको क्या, उनके साथ क्या प्रेशर पॉलिटिक्स करती है? हाँ तो प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। चिराग पासवान जी के पार्टी के जो 4 गो एमपी हैं, एगो उनका जीजा जी छोड़ के, वो तीनों एमपी चिराग पासवान जी के साथ हैं क्या? जरा सा ऑफलाइन में जरा बात करके देख लीजिएगा तो। अरे ये लोग काल्पनिक बात सिर्फ करते रहते हैं, सिर्फ काल्पनिक बात ये लोग करते रहते हैं, समस्तीपुर एमपी, सब काल्पनिक बात ये लोग करते हैं। हम लोगों को पता अरे रहता है। आपके मुकेश सहनी क्या ये बात भी कर लीजिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के मुकेश सहनी फिर भागने वाले हैं, ये बताइए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर मुकेश सहनी फिर कब भागने वाले हैं, ये बता दीजिए ना। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के कब भागने वाले हैं, ये बताइए ना। आप ये बताइए ना। मुख्यमंत्री के चेहरा से हटाया जा रहा है। चिराग पासवान जी को
आज मुख्यमंत्री का लोभ दिखाया जा रहा है कि आप बिहार में आपको किसने लाएंगे, कह दिया आपको? ऐसे करेंगे, कहां से वैसे इन्फॉर्मेशन करेंगे। मिल गया? ये सब आपको कहां से मिल गया? सत्ता की ये गलियारे में काल्पनिक कहानी आपको मत करिए। सेंट्रल हॉल में कल्पना से राजनीति नहीं चलती। नीरज जी, आप काल्पनिक कहानी बात करें। किसने नीरज जी, कह दिया? नीरज जी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिएगा, उसके बाद मैं संजय जी के पास आऊंगा। सबके पास एक एक बार और आ रहा हूं, जल्दी से रखिएगा देवज्योति जी अपनी बात। चिराग पासवान जी के पास वो पूरा कंट्रोल उनका पार्टी का बीजेपी के पास है। तीनों सांसद जो है उनके साथ एगो जीजा जी हैं, और जीजा और साला का पार्टी रह गया चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान जी को बीजेपी ही दबाव देके ये सब बयान दिलवा रही है। संजय जी, सच्चाई आपको बात है कि जिस तरह से किसी जरूरत पड़े कि नीतीश कुमार जी का अगर तबीयत खराब हो जाए, एकता स्वीकार कर रहे हैं ना, हम उनको एनडीए में एकता है, ये स्वीकार कर रहे हैं ना। चलिए, अच्छी बात है, सब कुछ बीजेपी करवा रही है, मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि देवज्योति जी, आपको डिप्टी सीएम का सभी दल मिलजुल कर एक साथ वीआईपी काम कर रहे हैं। देवज्योति जी, आपको डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी मिल गई? मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जनता नीरज जी, शांत रहिए ना। जनता भी जानना चाहती है देवज्योति जी, आपको डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी मिल गई? नहीं, डिप्टी सीएम का एक अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी बनेंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन लेकिन की बात कांग्रेस तो बात है? नहीं रही, कांग्रेस तो इनकार कर रही है साहब। अल्लाह वरू ने कल परसों भी कहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष होने का मतलब मुख्यमंत्री का फेस नहीं होता है। कल परसों भी कहा है, और कांग्रेस तो आपसे बड़ी पार्टी है। ठीक है संजय जी, समय गुजर रहा है। संजय जी नहीं मांग रही है को स्क्रीन पर लेकर आए। संजय जी, मेरा सवाल है कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा सामाजिक समीकरण की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ नव नेतृत्व की बात की जा रही है चिराग पासवान की तरफ से। क्या इन दोनों को, अगर इन दोनों बयानों को देखा जाए तो क्या ये सीट को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, या फिर जो एनडीए है उसमें भी थोड़ी थोड़ी दरार आने लगी है कई और मुद्दों को लेकर? नहीं, सीट शेयरिंग को लेकर के प्रेशर है। हालांकि दोनों लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि बिहार की बेहतरी के सामने मैं पदलोलुप नहीं हूं, मुझे सत्ता के पद का कोई लोभ नहीं है। चिराग पासवान जी ने भी कहा कि हम बेहतर और विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार की जमीन को उर्वर करना चाहते हैं, न कि सत्ता की भागीदारी के लिए। लेकिन बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीति में परिस्थितियां होती हैं, तो सत्ता की भागीदारी की बात तो कर ही रहे हैं लोग ना। अगर वो अलग अलग कहीं कोई दलित और अति पिछड़ा को फोकस करके, पिछड़े को फोकस करके और कोई रैली आहूत की जा रही है, कहीं किसी और समाज को बुला करके रैली आहूत की जा रही है, ठीक है, वो पार्टी का बैनर तो रहता ही है, लेकिन उसमें लोग जो होते हैं वो सबको पता है कि कौन होते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी हिस्सेदारी की बात की है कि हमारे हिस्से में भी अगर फिर लोकसभा के चुनाव के तहत कुछ वैसा नहीं हुआ तो शाहाबाद और मगध में जो एनडीए को परिणाम भुगतना पड़ा था कहीं उसकी पुनरावृत्ति न हो जाए। लेकिन अगर संतुलित हुआ तो हम शाहाबाद में और मगध में बेहतर करके भी दिखाएंगे। चिराग पासवान ने तो शाहाबाद की जमीन पर ही रैली की, जहां पर ये 71 से 43 सीट पर जेडीयू आई थी, वो इलाका शाहाबाद और मगध का ही इलाका था जहां मैक्सिमम सीटें जेडीयू हारी थी और चिराग पासवान के कैंडिडेट थे। तो मैं मानता हूं कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों जो इशारा कर रहे हैं बार बार शाहाबाद और मगध की तरफ, इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारी भागीदारी, हमारे हिस्से और हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो फिर शाहाबाद और मगध में एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में नहीं होगा। इशारा तो हो ही रहा है ना। और राजनीति में ठीक है, एनडीए चाहेगी कि हम सबको संतुलित करें। संजय जी, राजनीति में इशारे से ही बात की जाती है, सीधे सीधे तो बात नहीं की जाती ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इशारे से बात की जाती है। नहीं, इशारे से नहीं, अब तो मंच से बातें की जा रही है ना। मंच से जिस तरह से एड्रेस किया जा रहा है, उस मंच से तो साफ साफ संदेश दिया जा रहा है। और मैंने शुरू में कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि वो संदेश अपने अलायंस पार्टनर को दिया जा रहा है। और वो कमजोर जो कड़ी है, चाहे वो कड़ी अब शाहाबाद में 22 सीटें थी, 20 सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन जीत गई थी, 2 सीट ही केवल
एनडीए जीत पाई थी। मगध में भी वही स्थिति थी। तो कमजोर कड़ी की तरफ चिराग पासवान भी इशारा कर रहे हैं, उस कमजोर कड़ी की तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी इशारा कर रहे हैं। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अपने अलायंस पार्टनर, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो या जीतन जी हो, उनको कैसे ये संतुष्ट कर करके और एक मजबूत स्थिति में आते हैं। लेकिन इशारा तो साफ साफ हो रहा है। ठीक है, मेरे पास आखिरी 5 मिनट है डिबेट के। सभी मेहमानों के पास 1-1 मिनट होगा और उसी 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा, क्योंकि दूसरे का समय अगर जाया करेंगे तो फिर कोई ना कोई मेहमान मेरे साथ बातचीत करने से छूट जाएगा। धीरेन्द्र जी, आखिरी 1 मिनट। देखिए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री के लिए लालायित हैं, हमारे नेता को यह अवसर मिला है कि कई माननीय प्रधानमंत्री जी के गोद में खेल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और उनके बेटे हैं जिन्होंने पूरे राजनीति का, जिनको मौसम का वैज्ञानिक कहा गया है, तो उनको इतने हल्के में बिहार की राजनीति में लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। और एनडीए में इंटैक्ट है। हाँ, ये अलग बात है कि शाहबाद से अगर बात बरेली की आई और वहां से हमारे प्रभारी बिहार के अरुण जी का ट्वीट आता है कि नव नेतृत्व, इसका मतलब है कि शाहबाद में हमारी मजबूती है। यह इसको इशारा करता है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को समझना चाहिए कि जो हमारी कमजोर कड़ी थी, अब हमारे नेतृत्व में वो कमजोरी मजबूत कड़ी हो गई है और बिहार की 243 सीटें हम मजबूती से लड़ेंगे। राजद कहीं दिखेगा भी। ठीक है चित्रंजन जी, जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। संतोष जी, भाजपा का पॉलिसी स्पष्ट है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और जो वह कोई यह नहीं कि आज कुछ पॉलिसी बना दिया कल कुछ, बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी उसका बनता है। आपको याद होगा इसी बिहार में अमित शाह जी ने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं रहना चाहिए, तो क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की दिशा में। तो अब तक आप देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बीजू जनता दल का देख लीजिए और सब जगह देख लीजिए। और बिहार में भी आप देखे ही हैं, चाहे चिराग जी हो, चाहे जो है सो नीतीश जी हो या उपेंद्र जी जो बोल रहे थे, कहीं ना कहीं उनके दिल में वह दर्द है कि भाजपा ने साजिश कर उनको हरवाया। सीधे तौर पर भले ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दर्द वही है। लेकिन राज्यसभा भी तो भाजपा नहीं भेजा। नहीं, वह देखिए अब जो सो मार भी रहा है, कोरामिन भी दे रहा है। वो इस ढंग से मारेगा इन लोगों को कि जो भी उनके साथ हैं, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है नीरज जी, मेमियाने के भी स्थिति में नहीं रहेंगे। नीरज जी, मेमियाने के भी स्थिति में नहीं रहेंगे। उसी दिशा में भाजपा काम कर रही है। चित्रंजन जी, समय कम है प्लीज। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान हो, जरा सुन लीजिए, चिराग पासवान जी की रैली हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान हो, सब का सब एनडीए की ताकत की ओर इशारा करता है। और बड़ा स्पष्ट है कि शाहबाद के क्षेत्र में हम कमजोर थे, तो निश्चित रूप से वहां भी बहुत मजबूत होने जा रहा है। बिहार में कहा है, बिहार में सफाया, बिहार में नीरज सफाया है, विदाई हो गया। चित्रंजन जी, एनडीए की बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और हमारे अलग कारण से एनडीए की एकता को देख के हताशा में, चुनाव में जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। कोई फायदा नहीं साहब, चुनाव में कोई सब लोग का भ्रम दूर हो जाएगा कि सत्ता के जल्दी से अपनी बात, संजय जी के पास आ रहा है मुझे। जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। चित्रंजन जी की आवाज को कम कर दे प्लीज। ऑर्डर की हो गई, जनता के मुद्दों से मतलब है, तभी लगातार देश में और बिहार में एनडीए को जनता चुन रही है। तभी देश में और बिहार में एनडीए नीरज जी प्लीज, आप अपने समय पर बोलिए। जनता के मुद्दों से नीरज जी, आप अपने समय पर बोलिए, मेरे पास समय नहीं है। एक मिनट में हम अपनी बात को विराम रखेंगे, 1 मिनट में हम खत्म कर देते हैं। जल्दी से। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है साजिश है, बीजेपी का साजिश है। ये चिराग पासवान जी को बीजेपी ही बुलवा रही है, इस तरह का बयान दिलवा रही है। ये खुद स्पष्ट नहीं है, कुमार जी को कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। संजय जी 30 सेकंड में अपनी बात को जल्दी से कंफ्यूज है, लेकिन खुद ज्योति जी प्लीज, सपना हमारे स्पष्ट नहीं है। चेयरमैन है हमारे पटना स्टूडियो की आवाज एकदम डाउन। संजय जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा।
उसके चेहरा के सामने चिराग पासवान जी का देखिए, चेहरा कहीं संकेतों टकराएगा में कभी ही, कभी कुछ बातें होगा ही बताई नहीं। जाती हैं और उससे बड़ा संकेतों चेहरा है, में चिराग उसमें हम लोग पासवान घबराने का बात और नहीं है। उपेंद्र ये कुशवाहा जदयू जी ने को एक टेंशन मैसेज करने दे की दिया बात है है। अपने अलायंस जदयू पार्टनर को, टेंशन ले, एक की जमीन बीजेपी शाहाबाद का थी, जो चाल दूसरी है, की जमीन हम लोगों का मुजफ्फरपुर थी, टेंशन है। लेकिन दोनों ने कमजोर कड़ी की तरफ इशारा कर दिया है। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी या इनके जो अलायंस पार्टनर है वो चिराग पासवान का और उपेंद्र कुशवाहा की भावनाओं का कितना ख्याल गठबंधन कितना में ख्याल रख पाते हैं। ये तो तमाम वक्त मेहमान मेरे साथ बताएगा, जुड़े, आपका लेकिन बहुत बहुत इशारा शुक्रिया। और जो चिराग पासवान को लेकर तमाम दावे बातें किए जा रहे हैं कि क्या वो अगला मुख्यमंत्री बनना चाहते, तो जो एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता थे उन्होंने स्पष्ट किया कि 2025 में नीतीश कुमार ही उनके चेहरा है। 2030 के आगे की रणनीति पर चिराग पासवान अपना काम कर रहे हैं और जो उनका हक भी है। बहस बिहार की मैं फिलहाल इतना ही, आगे देखिए सिटी 60।